हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, ये क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 13 और अध्याय का नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर का 5 वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। यह छठा वीडियो है। साथ ही मैंने आपके क्लास के लेसन 1 से लेकर लेसन 12 तक के सभी वीडियो चैप्टर वाइज बना दिए हैं। अगर आपने वो सभी वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आप जानेंगे कि एटीपी तथा एनडीपीएच कहाँ उपयोग होते हैं। ठीक है, यानी जो एटीपी बनता है और एनडीपीएच बनता है उसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चैप्टर का जो मैंने पहला वीडियो बनाया था, यानी आप पार्ट वाइज पहला पार्ट फिर दूसरा फिर तीसरा इस तरह से करते हुए सभी पार्ट देखने के बाद यहाँ पहुंचे, तभी आपको यह समझ में आ पाएगा। चलिए बिना किसी देरी के अब शुरू करता है। हमने पढ़ा है कि प्रकाश अभिक्रिया के उत्पाद एटीपी, एनडीपीएच तथा O2 हैं। तो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि प्रकाश अभिक्रिया के बाद क्या बनता है। तो प्रकाश अभिक्रिया के बाद क्या बनता है? एटीपी बनता है, एनडीपीएच बनता है और O2 बनता है। इनमें से O2 क्लोरोप्लास्ट से बाहर विसरित होता है। O2 कहाँ विसरित होता है? कहाँ होता है जी? तो ये क्लोरोप्लास्ट से बाहर विसरित होता है, जबकि एटीपी तथा एनडीपीएच का उपयोग आहार तथा शर्करा को संश्लेषित करने वाली प्रक्रिया में होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, जो 3 उत्पाद बन रहे थे एटीपी, एनडीपीएच और O2, उसमें से O2 तो प्लास्ट से बाहर चला जाता है, लेकिन एटीपी और एनडीपीएच का उपयोग शर्करा बनाने के लिए अंदर ही उसका उपयोग हो जाता है। यह प्रकाश संश्लेषण का जैव संश्लेषण चरण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो चरण है वो क्या है? यह है जैव संश्लेषण चरण। और जैव संश्लेषण चरण में क्या होता है? तो O2 बाहर चला जाता है और एटीपी तथा एनडीपीएच का उपयोग शर्करा बनाने में हो जाता है। यह प्रक्रिया परोक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह प्रकाश के प्रक्रियाओं के उत्पादों अर्थात एटीपी तथा एनडीपीएच के अतिरिक्त CO2 तथा H2O पर निर्भर करती है। यानी सीधी से आपको याद रखना है कि ये जो प्रक्रिया है वो परोक्ष रूप से, यानी परोक्ष रूप से भले ही प्रकाश पे आश्रित ना हो, परोक्ष रूप से प्रकाश पर आश्रित नहीं होती है, लेकिन यह किस पर आश्रित होती है? तो प्रकाश क्रियाओं के जो उत्पाद होते हैं जैसे एटीपी है या एनडीपीएच है, और इसके अलावा CO2 और H2O पर निर्भर करता है। आप शायद आश्चर्य कर सकते हैं कि इसकी सत्यता की जांच कैसे की जा सकती है। यानी कह रहा है कि आपको आश्चर्य हो रहा होगा, आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रकाश पर परोक्ष रूप से निर्भर नहीं करती हैं। तो ही बता रहा है कि इसकी जांच आसानी से की जाती है। कैसे कर सकते हैं? ये देखिए, यह बहुत ही सरल है। प्रकाश उपलब्ध न होने के तुरंत बाद कुछ समय तक के लिए जैव संश्लेषण प्रक्रिया जारी रहता है और इसके बाद बंद हो जाती है। यदि इसके बाद पुनः प्रकाश उपलब्ध होता है तो संश्लेषण पुनः आरंभ हो जाता है। यानी अगर आप देखिएगा तो जब तक प्रकाश रहेगा तब तक तो ये प्रक्रिया चलता रहेगा, और प्रकाश के चले जाने के बाद, यानी प्रकाश से आप हटा भी दीजिएगा इसे, तभी कुछ समय तक ये प्रक्रिया चलेगा, लेकिन उसके बाद बंद हो जाएगा। फिर जब प्रकाश दीजिएगा तो चालू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यह सीधे प्रकाश पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन जो प्रकाश के बाद जो अभिक्रियाएं होती है उसमें से एनडीपीएच, एटीपी बनता है, उस पर जरूर निर्भर करता है। ठीक है, अतः जैव संश्लेषण चरण को अप्रकाशी अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन कहना क्या एक मिथ्या है? अपने साथियों से इसकी चर्चा कीजिए। तो देखिए, आपसे पूछ रहा है कि जैव संश्लेषण चरण को, यानी जो जैव संश्लेषण चरण होता है उसको हम लोग अप्रकाशी अभिक्रिया या फिर डार्क रिएक्शन कहता है। तो कह रहा है कि क्या इसको डार्क रिएक्शन कहना एक मिथ्या है, मतलब एक गलत बात है? तो हाँ, कहा जा सकता है।
कि ये डार्क रिएक्शन, भले ही नाम दिया गया है डार्क रिएक्शन, लेकिन वास्तव में ये डार्क रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये परोक्ष रूप से भले ही क्या हो, प्रकाश पर निर्भर नहीं करती हो, लेकिन यह किस पर निर्भर करती है, तो अप्रकाशी जो अभिक्रिया होती है यानी डार्क रिएक्शन होती है, वो प्रकाश अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद एनडीपीएच और एटीपी पर निर्भर करती है, इसलिए इसे डार्क रिएक्शन कहना एक मिथ्या है। आइए अब देखें कि जैव संश्लेषण चरण में एटीपी तथा एनडीपीएच का उपयोग कैसे होता है। ये हम लोग समझेंगे कि जो जैव संश्लेषण चरण है उसमें एटीपी और एनडीपीएच का उपयोग कैसे हो रहा है। हम पहले देख चुके हैं कि H2O के साथ CO2 के मिलने से CH2ON अथवा शर्करा उत्पादित होता है। ठीक है, तो इस शर्करा का फॉर्मूला है। तो क्या होता है कि जब H2O होता है और CO2, तो H2O और CO2 मिलता है तो क्या बनता है, शर्करा बनता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, यह वैज्ञानिकों की रुचि थी कि उन्होंने यह खोजा कि यह प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, अथवा यह जाना कि CO2 के प्रतिक्रिया में आने से अथवा यौगिकीकृत होने से कौन सा पहला उत्पाद बनता है। तो वैज्ञानिकों में ये काफी उत्सुकता थी और वो जानना चाहते थे कि जब CO2 आ जाता है, जब CO2 आता है प्रतिक्रिया में, तो सबसे पहले कौन सा उत्पाद बनता है। ठीक है, तो क्या जानना चाहते थे कि CO2 जब प्रतिक्रिया में आता है तो उसके बाद पहला उत्पाद कौन सा बनता है। द्वितीय विश्व युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद लाभदायी उपयोग हेतु रेडियो आइसोटोपिक का उपयोग किया गया। इस उपयोग में मेल्विन केल्विन का कार्य सराहनीय था। तो यहाँ पे बात हो रही है, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद ये साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन, उन्होंने रेडियो आइसोटोपिक यानी रेडियो सक्रिय पदार्थों का उपयोग किया और उन्होंने काफी अच्छा कार्य किया, इसलिए इनका कहा जा रहा है कि इनका कार्य सराहनीय था। उन्होंने शैवाल में रेडियो एक्टिव 14C का उपयोग प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में किया, जिससे पता लगा कि CO2 यौगिकरण यानी फिक्सेशन का पहला उत्पाद एक 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल था। तो देखिए, जो मेल्विन केल्विन थे उन्होंने प्रयोग किया और उस पे उन्होंने क्या किया, रेडियो एक्टिव 14 कार्बन यानी कार्बन के 14 C14, ये मैं उसका मतलब बताता हूं आपको, C14 का उपयोग किया और पता लगाया कि प्रकाश संश्लेषण में इसका उपयोग किया यानी इसका अध्ययन किया, और फिर पता लगाया कि जो CO2 यौगिकरण या फिर स्थिरीकरण के बाद पहला उत्पाद बन रहा है वो क्या बन रहा है। तो पहला उत्पाद कौन सा बन रहा था, तो पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल था। याद रखिएगा, CO2 यौगिकरण के बाद बनने वाला पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल था। ठीक है, अब इसको समझिए कि 14C का मतलब क्या है। यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 14C, आपको पता होगा कि C का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। ठीक है, 6 परमाणु संख्या होता है। इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सॉरी, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो इसे लिखते हैं C6 और ये 12, क्योंकि नीचे लिखते हैं परमाणु संख्या, ऊपर लिखते हैं द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या जनरली परमाणु संख्या के 2 गुनी होती है। तो C क्या इतना हो जाए, C12 कहते हैं इसको C12 दिखाते हैं। लेकिन जो रेडियो सक्रिय कार्बन होता है उसमें क्या होता है, प्रोटॉन 6 होते हैं लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और वो हो जाती है 8। ठीक है, तो 8 प्लस 6 प्रोटॉन कितने हो गए, 14। तो इसका यानी 14 परमाणु भार वाले कार्बन का यूज किया गया, वही C14 लिख रहा था। आप ये समस्थानिक में पढ़े होंगे, तो वही ये समस्थानिक है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो क्या था जी, 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल था। इसके साथ ही उसने संपूर्ण जैव संश्लेषण पथ की खोज की, अतः इसे केल्विन चक्र कहता है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, ये पूरा जो जैव संश्लेषण चक्र होता है, जो जैव संश्लेषण पथ होता है, उसको पूरा खोज निकाला कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या होता है। इस पहले उत्पाद का नाम 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल अथवा संक्षेप में PGA है। इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं, तो देखिए इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है 3 फास्फोग्लिसरिक अम्ल।
3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल, और उसके संक्षेप में क्या कहते हैं, पीजीए कहते हैं, पीजीए कहते हैं। फिर पूछ रहा है कि इसमें कितने कार्बन परमाणु होते हैं। तो देखिए अभी आपको बताया गया था कितना है, 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल था। तो कितने हैं इसमें कार्बन परमाणु, कितने हैं जी, तो कार्बन परमाणु इसमें 3 है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने जानने का यह भी प्रयत्न किया कि क्या सभी पौधे CO2 यौगीकरण का मतलब स्थिरीकरण है, तो क्या सभी पौधे CO2 यौगीकरण के बाद पहला उत्पाद पीजीए ही बनाते हैं, अथवा फिर अन्य पौधे में कोई अन्य उत्पाद है। यानी अब वैज्ञानिक ये जानना चाहते थे कि क्या सभी पौधे में CO2 के स्थिरीकरण के बाद यानी यौगीकरण के बाद क्या पहला उत्पाद जो बनता है वो पीजीए ही बनता है, या फिर कुछ अन्य पौधे हैं जो दूसरा उत्पाद भी बनाते हैं। बहुत सारे पौधों में व्यापक शोध किए गए, यानी बहुत सारा शोध किया गया, अनेक अलग अलग पौधा लिया गया और सब पे प्रयोग किए गए, जहां पर CO2 के यौगीकरण का पहला अस्थायी उत्पाद पुनः एक कार्बनिक अम्ल था जिसमें कार्बन के 4 परमाणु थे। तो जब खोजा गया, अनेक पौधों में प्रयोग किया गया, तो पता लगा कि CO2 यौगीकरण के बाद जो पहला उत्पाद बनता है वो क्या बनता है, तो पहला उत्पाद बनता है वो कार्बनिक अम्ल ही बनता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बनता है, पहला उत्पाद कार्बनिक अम्ल ही बनता है, लेकिन कुछ में कितने होते हैं, 4 परमाणु होते हैं। ठीक है, कुछ में कितने परमाणु होते हैं, 3 परमाणु, और किसी में क्या होता है, 4 परमाणु, लेकिन जो उत्पाद बनता है वो क्या होता है, वो कार्बनिक अम्ल ही होता है। यह अम्ल ऑक्सेलोएसिटिक अम्ल अथवा OS था। तो जो दूसरे पौधों में आपको देखने के लिए मिला वो कौन सा कार्बनिक अम्ल था, तो उस कार्बनिक अम्ल का नाम था ऑक्सेलोएसिटिक अम्ल। ठीक, या फिर आप ऐसे पढ़ सकते हैं ऑक्सेलोएसिटिक अम्ल था, जिसे शॉर्ट में यानी OAA कहा गया। क्या कहा गया जी, OA था। तब से प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 के स्वांगीकरण यानी एसिमिलेशन को 2 मुख्य विधियों से बताया गया। उसके बाद क्या करते हैं, जो CO2 का स्वांगीकरण होता है उसको 2 मुख्य विधियों से बताया जाता है। जिन पौधों में CO2 यौगीकरण का पहला उत्पाद C3 अम्ल यानी पीजीए था उसे C3 पथ, और जिनका पहला उत्पाद C4 यानी 4 कार्बन परमाणु वाला OA था उसे C4 पथ कहते हैं। इन दोनों समूहों के पौधों में कुछ अन्य अभिलक्षणी भी होते हैं जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए C3 पथ और C4 पथ में क्या अंतर है। जिन पौधों में 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल मिल रहा था उसे C3 पथ कहा गया, और जिन पौधों में 4 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल मिल रहा था उन्हें C4 पथ कहा गया। अब इनके अन्य भी जो लक्षण हैं वो सभी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगले टॉपिक में आगे मैं आपको इन सभी के बारे में बताऊंगा। चलिए अब हम लोग जानते हैं CO2 के प्रथम ग्राही के बारे में। CO2 के प्रथम ग्राही के बारे में एक चीज और, अगर आपने ऊपर वाला जो टॉपिक है उसे अच्छे से आप नहीं समझ पाए हैं तो उसको मैं एक फिगर के माध्यम से भी दिखाऊंगा जो थोड़ा सा बाद में, तो वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके साथ ही मैं चाहता हूं अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर को भी कवर करूंगा। तो चलिए इसको पहले जानते हैं CO2 के प्राथमिक ग्राही। आइए अब हम अपने आप से एक प्रश्न पूछें जिससे कि उन वैज्ञानिकों द्वारा पूछा गया था जो अप्रकाशीय अभिक्रिया को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो कह रहा है कि हमें खुद से एक प्रश्न पूछना है। कौन सा प्रश्न, वही प्रश्न जो वैज्ञानिक अपने आप से पूछते थे। वैज्ञानिक जो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे थे, अपने आप से पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। और वो क्वेश्चन क्या है, उस अणु में कितने कार्बन परमाणु हैं जो CO2 को ग्राह्य करने के बाद 3 कार्बन यौगिक अर्थात पीजीए बनाते हैं। यानी जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि क्या होता है कि CO2 के स्थिरीकरण से यानी यौगीकरण के बाद जो पदार्थ बनता है वो क्या होता है, 3 कार्बन परमाणु वाला कार्बनिक अम्ल होता है। तो ये वैज्ञानिक ढूंढना चाहते थे कि बाद में तो 3 कार्बन वाला कार्बनिक परमाणु बनता है और किसमें मिलता है, CO2 मिलता है, इसके पहले भी तो कुछ होगा, यानी कोई ऐसा पदार्थ होगा जिसमें CO2 मिलता है, यानी CO2 से अभिक्रिया करता है तो 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल बनाता है। तो वास्तव में जो ये पहला पदार्थ है इसमें कितने कार्बन परमाणु होंगे, तो आप शायद क्या अंदाजा लगा रहे होंगे कि यहाँ पे 1 कार्बन परमाणु है और यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 3 कार्बन परमाणु।
यानी इसमें जो होगा उसमें 2 कार्बन परमाणु होंगे। चलिए देखते हैं। मैं इसका आंसर अभी आपको नहीं बताना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप इस बात को सोचें, आगे आपको जरूर आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, और ये भी कमेंट कीजिएगा कि आप क्या सोच रहे थे, क्योंकि वैज्ञानिक इस बात को लेकर काफी कंफ्यूजन में थे कि कितने कार्बन परमाणु होंगे। अध्ययनों से पता लगा कि ग्राही अणु एक 5 कार्बन वाला कीटोज सुगर यानी शर्करा था। यह रिब्यूलोज एक 5 बिस फॉस्फेट था। यानी देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब अनेक शोध हुए, अध्ययन हुआ, तो क्या पता चला कि जो अणु था वो कैसा था, 5 कार्बन वाला कीटोज सुगर था। अब आप बताइए, क्या आप सोच रहे थे कि वो 5 कार्बन वाला होगा, क्योंकि बाद में जो बन रहा है वो तो 3 ही कार्बन वाला बन रहा है, तो आखिर 2 कार्बन वाले कहाँ गए? चलिए वो भी जानेंगे। तो 5 कार्बन वाला कीटोज सुगर यानी शर्करा था, और वह क्या था, यह रिब्यूलोज एक 5 बिस फॉस्फेट था, जिसे RUBP कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं, RUBP या फिर रिब्यूलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। क्या आप में से किसी ने इस संभावना के बारे में सोचा था? परेशान मत होइए, वैज्ञानिकों को भी इसे जानने में बहुत समय लगा और किसी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए बहुत सारे प्रयोग किए गए। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे उत्पाद में चूंकि 3 कार्बन यौगिक बन रहे थे और एक 3 बन रहे थे, और एक CO2 में एक C यहाँ पे था, CO2 में एक C यहाँ पे था, तो वैज्ञानिकों को पहले उम्मीद था कि ये पहले जो उत्पाद होंगे उसमें कार्बन के 2 परमाणु होंगे, और यही मान करके वो खोज कर रहे थे। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो पदार्थ था वो क्या था, 2 कार्बन परमाणु वाला नहीं था, वो कितना था, 5 कार्बन परमाणु वाला था। तो क्या होता था, मान लीजिए कि यहाँ पे मैं नीचे बता रहा हूँ कि 5 कार्बन परमाणु उसमें थे और 1 कार्बन परमाणु CO2 वाला, तो कितना हो गया, टोटल 6 परमाणु हो गए, और फिर ये टूट करके 3 कार्बन परमाणु वाले उत्पाद यानी PGA बना रहा था। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। उन्हें यह भी यकीन था कि चूंकि पहला उत्पाद C3 अम्ल था, अतः प्राथमिक ग्राही 2 कार्बन कंपाउंड यानी 2 कार्बन यौगिक होगा। उन्होंने पहले 2 कार्बन कंपाउंड को पहचानने के लिए कई वर्ष तक प्रयत्न किए। अंततः उन्हें 5 कार्बन वाले RUBP की खोज करने में सफलता मिली। तो वही मैं आपको बता रहा था कि पहले वो सोच रहे थे कि जो वो पदार्थ होगा, ये जो यौगिक होगा, वो कितना होगा, 2 कार्बन परमाणु वाला होगा, क्योंकि उसमें एक और कार्बन CO2 वाला मिल रहा है, तो 3 कार्बन वाला बनेगा। लेकिन वास्तव में क्या था, वो 5 था, और एक C के मिलने से 6 हो जा रहा था, और 6 में से फिर टूट टूट करके 3 कार्बन वाला उत्पाद बना रहा था। ठीक है, ठीक है। अब इस सब को पता लगाने के लिए अब क्या किया गया, जो केल्विन साहब थे उन्होंने इसी चक्र का खोज किया था, और इस चक्र के माध्यम से समझते हैं सारा कुछ कि कैसे खोजा गया। कि जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि देखिए 5 कार्बन परमाणु वाला है, तो ये सारा कुछ केल्विन साहब ने ढूंढा था, इसलिए इसको हम लोग केल्विन चक्र कहते हैं। और केल्विन चक्र को यहाँ पे आप पढ़िएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे खोज हुई और कौन कौन सा चक्र चलता है। फ्रेंड्स, मैं इसको कवर करूंगा, लेकिन अगले वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।